नमस्कार दोस्तों, मैं MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज 2026 पार्ट टेस्ट फर्स्ट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इस पार्ट टेस्ट का जो सिलेबस है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन चैप्टरों को क्या इस टेस्ट के अंदर पूछा गया है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, यदि 1.5 मोल ऑक्सीजन के एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है तो अभिक्रिया में प्रयुक्त एल्युमिनियम का भार होगा। तो हम सबसे पहले क्या इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हमारे पास एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है और दोनों की रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। अभी दी गई रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो सबसे पहले इसको संतुलित कराया जाए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम संतुलित कराते हैं। हमारा उत्पाद एल्युमिनियम मोल 2 दिख रहा है एटम के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इधर ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो इस 3 एटम को बैलेंस करने के लिए हमने 3/2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं रिएक्शन पूरी तरीके से संतुलित है। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो ऑक्सीजन का मेरे पास 1.5 मोल O2 है क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए, और उस 1.5 के लिए मेरे पास एल्युमिनियम का कितना मोल दिख रहा है 2। और हम सब जानते हैं कि एक संतुलित अभिक्रिया में जो भी अभिक्रिया का रस समीकरण मिति स्टोइकियोमेट्री होता है, क्या वही उसका मोल, आयतन और मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक, तो हमारे पास इस बैलेंस रिएक्शन के लिए एल्युमिनियम का कितना मोल मिला है। तो एल्युमिनियम का क्या हमारे पास 2 मोल है, और 2 मोल के लिए हम लोग भार पता कर लेते हैं। तो हमारे पास मोल से भार निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल बराबर भार अपॉन मोलर भार। अब हम सब लोग एल्युमिनियम का मोलर भार अच्छे से जानते हैं। तो मोलर भार हो गया 27 ग्राम, मोल हो गया 2। तो भार हम यहाँ से पता कर लेंगे कितना हमारे पास इस रिएक्शन के लिए भार होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर एल्युमिनियम का हम कितना भार देखेंगे 54 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो पहले क्वेश्चन के लिए आंसर होगा वो होगा 54 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित आयन युग्म में से कौन सा समइलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। तो हमारे पास कुछ आयन है, हमें समइलेक्ट्रॉनिक पेयर कौन सा नहीं है ये पहचानना है। आइए देखें। तो सबसे पहला Fe+2। Fe में हम सब लोग जानते हैं कि 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास Fe+2 के लिए बचे इलेक्ट्रॉन होंगे 24। ठीक, अब हमारे पास साथ में Mn+2 है। अब Mn+2 में Mn के लिए होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 हटा देता हूं तो क्या मेरे पास बचे इलेक्ट्रॉन 23 होंगे। क्या हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है, बट बाकी ऑप्शन भी चाहें तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन का 8, और अगर ये 2 गेन कर लेता है तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लेता है तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या ये पेयर समइलेक्ट्रॉनिक है। अगला देखें तो सोडियम प्लस है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन एक अगर देता है तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मैग्नीशियम +2 के लिए 12 इलेक्ट्रॉन 2 देगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या ये भी समइलेक्ट्रॉनिक पेयर है। लास्ट हमारा Mn+2, अगर हम Mn25 से 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो 23 इलेक्ट्रॉन, और हमारा इसी के साथ है Fe+3, 26 होता है, 3 हटाते हैं तो 23 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये नीचे तीनों पेयर समइलेक्ट्रॉनिक पेयर है। हमारे पास जो समइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है तो वो है ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक मेज द कॉलम है, जहां पर हम लोगों को क्या यहाँ पर दिए गए कंपाउंड में नाइट्रोजन का क्या सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक,
तो पहला हमारे पास है यहाँ पर सोडियम अजाइड। तो सोडियम अजाइड में हम लोग सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सारे लोग जानते हैं +1 होता है, हमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो क्या मैं इसे x लेकर क्या निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 + 3x = 0। ठीक, तो यहाँ पर से हम 3x - 1 x बराबर -1/3, ये हमारे पास सोडियम अजाइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। सेकेंड हमारे पास क्या है बेटा, N2S2। तो N2S2 में हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन के लिए तो हमें चाहिए तो 2x बोल देता हूँ, हाइड्रोजन का यहाँ +1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई = 0। तो 2x बराबर -2 और x बराबर -2/2 क्या -1 हो जाएगा। अगला देखें तो NO में तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 = 0, मतलब x बराबर क्या हो गया +2। लास्ट हमारा N25 है। N2O5 में हम लोग यहाँ नाइट्रोजन का चाहते हैं 2x बोलेंगे, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ हम -2, यहाँ पर इंटू बोलो 5 = 0। तो 2x बराबर यहाँ पर 10 और x बराबर 10/2, तो +5। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से हमारा सही मैच द कॉलम क्या यहाँ कंप्लीट कर ले। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट ए के लिए क्या आया था -1/3, सेकेंड के लिए हमारे पास आया था -1, और सी के लिए सेकेंड, और लास्ट वाले के लिए फर्स्ट। अब आप देख लो ये सही मैच किस ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका सही मिलाव क्या हमारा ए ऑप्शन करेक्ट दे रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण के E/m रेशो का अनुपात मान होगा। ठीक, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए देखें। तो सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है हमारा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के कंपोजिशन से बना कण है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 इकाई का चार्ज क्या प्रोटॉन के संख्या से ले लेते हैं। अब हम मास की बात करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास में क्या लगभग इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर इसका मास जो है 4 AMU, और ये हम प्रोटॉन के मास के मल्टीपल में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हीलियम प्लस अल्फा कण के लिए क्या चार्ज और मास आ गया। और हम सब जानते हैं कि E/m में E चार्ज है, m मास है। अब सेम हम इसके लिए क्या इसका E/m रेशो लिखकर इलेक्ट्रॉन का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 यूनिट का चार्ज है और हमारा 4 × प्रोटॉन का मास। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है बेटा क्या वो हमारा 1 यूनिट का है, इसलिए मैंने E लिख दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर इसका क्या लिख देते हैं Me। अब क्यों ना मैं इस प्रोटॉन के मास को भी इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर कर लूँ। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में क्या 1837 गुना ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर दोनों को जब आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा देखो। क्या हम ये प्रोटॉन के मास के लिए यहाँ पर 4 × इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए और हम जल्दी से अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो यहाँ पर अपन इसको और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास E/2 × 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब दोनों का हमारे पास क्या मान आ चुका है, हम जल्दी से इसका रेशो निकाल लें। तो विशिष्ट आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, अपॉन में विशिष्ट आवेश किसका बेटा, अल्फा कण का, है ना। अब आप इसको जमा लीजिए। तो यहाँ पर E अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पर E इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3674 ME। ठीक है, अब आप देखो यहाँ हम E को E से एक बार में, ME को ME से एक बार में, और हम इसको कैलकुलेट करके ये जो बटे का बटे है ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास रेशो का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 3674। ये हमारा क्या इन दोनों का रेशो वैल्यू है। अब आप चेक कर लीजिए क्या चारों ऑप्शन में आपके पास ऐसा कोई मान है क्या जो हमने इनके रेशो के लिए निकाला। तो हमारा जवाब होगा नहीं, इसलिए हम इसका आंसर क्या देने वाले हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है इसमें हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस और बेरिलियम 3 प्लस की प्रथम कक्षा की त्रिज्या का सही क्रम। हमसे रेडियस पूछी है, पीरियोडिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम रेडियस के साथ, आयोनिक रेडियस के साथ एक रिलेशन लिखते हैं, हम सब ने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और यहाँ पर नीचे हम इन्वर्स रिलेशन लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज का। ठीक, पर ये कब लिखा जाता है रिलेशन आयोनिक रेडियस के लिए, जब हमारे पास कोई सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जिसके इलेक्ट्रॉन संख्या का मान क्या हो बेटा, समान हो, या एक ही तत्व के भिन्न परमाणु आयन हो, एक ही तत्व के भिन्न परमाणु आयन हो, तब हम लोग क्या इस रिलेशन को लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या अब अपना आंसर खोज सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी गई है, नेगेटिव चार्ज के साथ आयोनिक रेडियस का समानुपाती रिश्ता है और पॉजिटिव चार्ज के साथ व्युत्क्रमानुपाती। तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम 3 प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी रेडियस कम। तो हमारा सबसे ज़्यादा रेडियस हाइड्रोजन का बेटा, देन हमारा क्या फिर हीलियम प्लस का, देन हमारा लिथियम 2 प्लस का, और फिर हमारे पास बेरिलियम 3 प्लस का। इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है, इसे हमें ट्रू फॉल्स के रूप में चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सारी स्टेटमेंट को यहाँ से रीड करते हैं और अपने सही आंसर को चुनते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखेंगे हम लोग यहाँ पर हमारे पास पहला स्टेटमेंट है, दो विपरीत आवेशित तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में दूरी में कमी के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम लेकर क्या इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास Z वैल्यू क्या होती है 1, और हम इसके दो ऑर्बिटल फर्स्ट और सेकेंड के लिए क्या इसकी तीनों तरह की एनर्जी की बात करते हैं। तीनों तरह की एनर्जी मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले टोटल एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए हम तीनों एनर्जी को अलग अलग सेल के लिए यहाँ पर लिखते हैं। तब हमें पता चलेगा कि जब हम कक्षा के मान को बढ़ाएंगे तब चेंज क्या आएगा एनर्जी में, और कक्षा के मान को कम करेंगे तब एनर्जी का चेंज क्या आएगा। इन सब का रिलेशन हम लोगों ने कक्षा क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो देखेंगे हाइड्रोजन के लिए जो पहले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की क्या हमने एनर्जी का मान निकाला है टोटल एनर्जी के रूप में, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है सर। सेकेंड सेल के लिए हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर सर। अब हम लोग यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी एक रिलेशन पड़ा है। इस रिलेशन से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ
तो 13.6 क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू होगा, और यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 3.4 हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा। ठीक है सर, अब हम टोटल एनर्जी के साथ क्या पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फार्मूला और उसकी वैल्यू निकालना देख लें। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करके हम किसी भी ऑर्बिटल के लिए उस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेल के लिए -27.2 और इधर अगर देखेंगे तो -6.8। तो अब आप चेक कर सकते हो कि टोटल एनर्जी सेल के साथ बढ़ रही है। सेल बढ़ाएंगे, सेल नंबर बढ़ाएंगे तो क्या हमारा टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। अब हम सारी स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स के रूप में यहाँ फटाफट देख सकते हैं। तो यहाँ क्या बोला, दूरी में कमी के साथ वृद्धि होगी। दूरी में कमी के साथ दूरी कम कर रहा हूँ तो क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब हमारा जब एक इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में संक्रमण करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बिल्कुल, उच्च से निम्न में आने पर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन निम्नतर ऊर्जा स्तर से उच्चतर में जा रहा है, निम्न से कहाँ जा रहा है, उच्च में, मतलब 1 से कहाँ जा रहा है सर, 2 में, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, डेफिनेटली बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला देखें, हीलियम प्लस आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। हीलियम प्लस आयन की प्रथम उत्तेजित अवस्था से हमारा 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। अगर हम देखें प्रथम उत्तेजित की बात कर रहा है, मतलब -13.6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, z मतलब 2 का स्क्वायर, और कक्षा भी क्या प्रथम उत्तेजित के लिए 2 है, इसको काटेंगे तो हमारे पास वहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान कितना है, 13.6। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देना पड़ेगी, जो कि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जो कि सही नहीं है। मतलब इसमें हमारे पास हमारा S1 S4 रॉन्ग है, S2 S3 राइट है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं। तो हमें ऐसा क्या यहाँ पर बी ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसमें फर्स्ट फॉल्स, देन सेकंड थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू बताया गया है, देन लास्ट फॉल्स है। देखें अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या यहाँ पर बोहर मॉडल से, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आधारित है। तो माना कि एक काल्पनिक परमाणु एक लाल, हरा, नीला, बैंगनी रेखीय स्पेक्ट्रम देता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा संक्रमण द्वारा लाल स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती है। जब भी आपको कलर की बात की जाए तो आपके दिमाग में सिंपल सा एक जवाब होना चाहिए कि कलर के लिए हमें दृश्य क्षेत्र में आने वाली श्रेणी को देखना है, और दृश्य क्षेत्र में हमने पढ़ रखा है कि हमारा बामर श्रेणी आता है जिसका N1 वैल्यू 2 है। तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से जब कक्षा नंबर 2 अर्थात दृश्य क्षेत्र वाली श्रेणी में आएगा तब आपको कलर मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं हमारे इन सारे संक्रमण में केवल एक ही हमको ऐसा संक्रमण दिख रहा है जहां से इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च ऊर्जा स्तर से कक्षा नंबर 2 में लौट रहा है, बाकी सब हमारा परावैंगनी क्षेत्र में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर डी है, जबकि हमारा इलेक्ट्रॉन कक्षा नंबर 3 से कक्षा नंबर 2 की ओर आ रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3py कक्षक का नोडल तल। तो हम सब जानते हैं नोडल प्लेन याद करने का फॉर्मूला क्या है, L, और 3py p के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया, 1। अब जब y है तो वहाँ पर नोडल प्लेन हमारा क्या बेटा, xz होता है। इसका हमने सिंपल तरीका देखा, p का जो भी ऑर्बिटल है, जैसे मान लो हमारा क्या होता है यहाँ पर 3px होता, तो हम इसका नोडल तल yz बोलते। अगर हमारे पास 3pz होता तो हम इसका नोडल तल xy बोलते, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, देखो xz ढूंढो कहाँ पर दिख रहा है, तो हमारे पास xz क्या ये रहा,
ये रहा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है KLMN यहाँ पर, और हमें तत्व X के एक परमाणु में L बराबर 2 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो बहुत सिंपल है, 4 अलग अलग कोशों के इलेक्ट्रॉन है, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, देन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर हम L बराबर 2 अर्थात D उपकोष के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो तो 8 और 2 10, 10 और 11 को हम ऐड करें तो 21 और 2 23। हमारे पास यहाँ पर स्पीसीज में 23 इलेक्ट्रॉन है जिसका हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ तक 20 हो चुके हैं। अब 3D के अंदर बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हम सब जानते हैं L बराबर 2 हम किस उपकोष के लिए लिखते हैं, तो बोलो D उपकोष के लिए लिखते हैं। तो D उपकोष के अंदर अगर हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं तो क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आने वाला है 3। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, क्रोमियम परमाणु Z24 के मूल अवस्था के संदर्भ में L1 और L2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो यहाँ अक्सर जो गलती होती है, हम सीधा क्रोमियम का अबाहु विन्यास बना देते हैं, जबकि क्रोमियम हमारा क्या अबाहु नियम का एक अपवाद है, जहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, 4s में 1 होगा और 3d में 5 होगा। अब आपसे हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि L1 और L1 हम सब जानते हैं कि p उपकोष के लिए होगा। हमें वहाँ पर जो जो p उपकोष दिए गए हैं उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करके लिखना है। L हमारे पास 2 है जो कि बेटा हमारा D उपकोष के लिए होता है, तो हमें जहाँ जहाँ D उपकोष दिया गया है जिस प्रकार का उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो P के लिए पहले बात कर लेता हूँ। तो P मेरे पास 2 ही तरह का 2p और 3p दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूँ तो 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इसी तरह D में केवल एक ही तरह के D हैं जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब हम अपना आंसर देख चुके हैं कि हमारा L1 में 12 इलेक्ट्रॉन और L2 में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका करेक्ट आंसर हमारा B होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है एक परमाणु के बाहरी कोश। ठीक है, अब ये हमारा क्या परमाणु का एक बाहरी कोश है। इनके इलेक्ट्रॉनों पर क्या देखना है भाई, आंतरिक कोश SPDF इलेक्ट्रॉनों का आवरण। आवरण मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत क्या होगी, ज़्यादा, ऐसे इलेक्ट्रॉन की क्या हमने थिकनेस ज़्यादा बताई है, ऐसे लोग इस नाभिक से आने वाले आकर्षण को अधिक कमज़ोर करेंगे। ठीक, तो यह हमारा एस कक्षक हो गया, जहाँ पर हम अगर डेंसिटी देखें तो क्या सभी ऑर्बिटल से क्या ज़्यादा होगी। यह हमारा पी ऑर्बिटल है, डेंसिटी को 2 लोगों में बांट दिया गया है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर डी ऑर्बिटल, जिसके लिए हम डबल डंबल बनाते हैं यहाँ पर, और हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ चुका है। और लास्ट वन हमारे पास जो आता है वो एफ ऑर्बिटल आता है, जिसके लिए हम लोग क्या यहाँ पर इस तरीके का अभिविन्यास देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो और डेंसिटी को क्या बांटा गया है, तो सर्वाधिक डेंसिटी वाला कोई ऑर्बिटल है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा देखते हैं तो वो एस है। और एस का क्या परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो आने वाले इस नाभिक के आकर्षण को मोटी दीवार बनाकर क्या रोकेगा। ये हम अपने समझने के हिसाब से इस चीज़ को कह रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये चारों की दीवार हम बनाएं जो कि आने वाले आकर्षण को रोके, तो सबसे मजबूत दीवार एस की, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, मतलब सबसे कमज़ोर परिरक्षण क्या एफ से आएगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हम सबसे कम देखते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए वाला।
अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न स्पीसीज के समुच्चय में से अधिकतम जेड इफेक्टिव रखने वाली स्पीसीज का चयन कीजिए। जेड इफेक्टिव, तो मैंने इसके लिए भी एक आपको रिलेशन बताया था, जेड इफेक्टिव समानुपाती पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज और इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन जो है नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। पर ये तब देखना है जब बेटा कोई हमारे पास सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, कोई क्या हो, सम इलेक्ट्रॉनिक या एक ही तत्व के भिन्न भिन्न चार्ज परमाणु हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ए ऑप्शन में चारों ही सम इलेक्ट्रॉनिक है, 10 10 10, और इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक ही का है, सोडियम प्लस का, तो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्टिव ए ग्रुप में Na प्लस का हो जाएगा। ठीक सर, अब हम बी ग्रुप की बात करते हैं, तो लिथियम है, बेरिलियम है और सोडियम है। तो हम जानते हैं कि वर्ग में हमारा जो है जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, बट आवर्त के लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो इस हिसाब से इन तीनों में जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा क्या बेरिलियम से आने वाला है। ठीक, फिर सी ऑप्शन में एक बार फिर से हमारा क्या दिया है बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी गई है, तो यहाँ पर फिर से पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को जेड इफेक्टिव ज़्यादा मिलेगा। तो अब आपके तीनों ग्रुप में मैंने सर्कल कर दिया है, इन स्पीसीज का जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है, तो इनका ग्रुप पहचान लो, ए में सोडियम, बी में बेरिलियम और सी में लिथियम प्लस, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम बताना है। ठीक, ये सब हमारे थर्ड आवर्त के तत्व हैं। अगर हम बात करें सोडियम की बेटा, तो सोडियम 11 का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो नियॉन होता है और 3s1 होता है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम 12 के लिए सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियॉन होता है और 3s2 होता है। एल्युमिनियम 13 के लिए अगर सही कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो ये होता है नियॉन और ये होता है हमारा 3s2 3p1। क्लियर बेटा। अब हम सिलिकॉन की बात करते हैं 14 की, तो ये होता है नियॉन 3s2 और बेटा 3p2 होता है। तो हम लोग आउटर मोस्ट सेल के लिए क्या कुछ आईपी ऑर्डर बना रखे हैं, तो हमारा सबसे जो है कम आईपी वाला अगर देखें तो क्या वो S1 है। ठीक है सर। अब S2 जो है क्या वो हमारा यहाँ पर P1 से क्या ज़्यादा आईपी रखता है। सर उसका कारण है फुलफिल्ड। S2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो P1 की तुलना में ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ठीक सर। इसके बाद क्या हमारा P2 आता है, क्या आता है P2, तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, S1 होना चाहिए, फिर हमारा P1 वाला आएगा, देन हमारा S2 वाला आएगा, देन हमारा P2 वाला आएगा। ये हमने ऑर्डर बना रखे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चेक कर लेते हैं। सोडियम से ज़्यादा हमारा क्या है बेटा, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज़्यादा क्या है, एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का क्रम। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल और फेमस ऑर्डर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम। ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेरियम, देन ऑक्सीजन। ये हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखा है। ठीक, क्यों सर ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतना स्पेस नहीं दे पाता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन, और यही रिपल्शन के वजह से हम इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इसके ग्रुप में सबसे नीचे देखते हैं। ठीक, बट सल्फर के लिए ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो इस ऑर्डर को आप पहचान लें, तो क्या ये ऑर्डर हमारा बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन
कि विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम पॉलिंग पैमाने पर देखना है। तो बहुत आसान है, हमारे पास यहाँ पर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू साइज कम होने के साथ बढ़ती है। ठीक है सर, यहाँ पर ये हमारे पास क्या इसका ऑर्डर है। ठीक, तो हमने नाइट्रोजन के लिए क्या 3.0 पढ़ रखा है, यहाँ पर इसके लिए 2.1 पढ़ रखा है, इसके लिए 1.8 पढ़ रखा है, इसके लिए हमने 2.5 पढ़ रखा है। अब हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किसका होने वाला है, नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। और फिर हमारे पास किसका होने वाला है, कार्बन का। कार्बन का। और इसके बाद हमारे पास किसका होने वाला है, फास्फोरस का। और फिर किसका होने वाला है, सिलिकॉन का। ठीक है, तो इस ऑर्डर को हम पहचान लें तो हमें इस प्रश्न का सही क्रम एकदम क्या डी दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एक मैच द कॉलम है, उसमें कुछ एटॉमिक नंबर का सही प्रॉपर्टी मैच करना है। देखें तो हमारे पास 57 क्रमांक क्या लेंथेनम का होता है। लेंथेनम एक अबाहु क्रम का क्या है, अपवाद। ठीक, तो ए के लिए हमारे पास एक सही मिलाप तो आर है, और ये हमारा क्या डी ब्लॉक में भी आता है, तो इसका एक सही पी भी हो गया। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा हमारे पास फोर्थ आवर्त में नहीं आता, अधातु नहीं बोलेंगे, इस ब्लॉक तत्व भी नहीं बोलेंगे। अब हमारे पास बी 17 एटॉमिक नंबर के लिए, 17 मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब अधातु है, पी ब्लॉक में भी आता है, अबाहु का अपवाद वगैरह नहीं है, इस ब्लॉक भी नहीं है। और हमारा क्या यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो फोर्थ आवर्त में आता है क्या, तो नहीं, ये थर्ड आवर्त में आता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या करेक्ट हो गया, एक तो ये अधातु है मतलब एस करेक्ट हो गया, और यहाँ पर ये पी ब्लॉक में आता है तो इसका पी करेक्ट हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं क्रमांक 19 के लिए। क्रमांक 19 मतलब क्या ये भाई साहब हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम है, तो ये क्या इस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है सर, क्या ये अबाहु का अपवाद है, नहीं है। क्या ये डी या पी का है, नहीं है, इस ब्लॉक का है, और चौथे आवर्त का है। चौथे आवर्त का है क्या, देखो तो हाइड्रोजन फर्स्ट आवर्त, लिथियम सेकेंड, फिर हमारे पास कौन आ जाएगा इसके बाद, सोडियम, देन पोटेशियम। तो हाँ, हम इसको क्या और कह सकते हैं कि ये हमारे चौथे आवर्त का है। मतलब दो यहाँ पर बातें हो गई है, एक टी सही है इस ब्लॉक का, और एक इसका क्यू सही है। अब देखो डी हमारा 29 वाले के लिए, क्या ये कॉपर है, बिल्कुल कॉपर है। क्या डी ब्लॉक का है, बिल्कुल पहला सही है। क्या अबाहु नियम का अपवाद है, बिल्कुल अबाहु नियम का अपवाद है। ठीक, क्या ये चौथे आवर्त में आता है, बिल्कुल ये चौथे आवर्त में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास डी के लिए क्या क्या सही हो गया, एक तो पी सही हो गया, ठीक, एक क्यू सही हो गया, और एक क्या सही हो गया, आर सही हो गया। ठीक, अब आप इस तरह के करेक्ट ऑप्शन को चेक कर लो, जहाँ पर ए का हमारा आर पी हो, और बी का हमारा एस पी या पी एस हो, और सी का हमारा टी क्यू हो, और डी का पी क्यू आर हो। तो मैं देख पा रहा हूँ ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा गुण ससंयोजिक यौगिकों के सामान्य रूप से दर्शाया जाता है। तो ससंयोजी यौगिकों का हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखा है, निम्न गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, अध्रुवी विलायकों में अपने आप को विलय करते हैं। ठीक, और सामान्यतः ये दिशात्मक गुण के होते हैं, समावयवता प्रदर्शित करते हैं। ये सब प्रॉपर्टी हमने कोवेलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जल में उच्च विलयता, तो भाई इसकी जल में उच्च विलयता नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। उच्च विद्युत चालकता, ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दें। न्यून क्वथनांक, बिल्कुल इनके क्वथनांक क्या होते हैं, न्यून, ये हमारे लिए क्या एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका हमारे पास सही आंसर क्या हो गया, सी। अगला देखें, अगला फिर से एक मेज द कॉलम हमारे पास आता है। देखें जहाँ पर हमें क्या सिग्मा आबंधों की संख्या निकालना है। तो C22 माइनस, क्या हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं
C2 माइनस मतलब ये हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमको सिग्मा बंद काउंट करना है। तो C2 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये C2 का हमारा क्या है कॉन्फ़िगरेशन C2 माइनस का। अब इसमें सिग्मा बंद देखोगे तो एक सिग्मा आ जाएगा। अब बेटा जी हमारे पास यहाँ पर क्या एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन में सिग्मा काउंट कर लो, हर बॉन्ड के साथ एक सिग्मा 3 सिग्मा। अब मीथेनॉल है, मीथेनॉल के साथ क्या इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5 सिग्मा क्या हमारे मीथेनॉल के लिए है। अब हमारे पास HNO3 है, तो HNO3 का हमारे पास जो स्ट्रक्चर है क्या वो कुछ इस तरीके से बनेगा HO और N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। ये हमारा क्या सभी दिए गए स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है और सिग्मा अब हम काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या A का Q मिलाव हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास इसके लिए क्या 3 सिग्मा, इसके लिए 5 सिग्मा, इसके लिए 4 सिग्मा। ठीक, अब इस ऑप्शन को आप चेक कर लो किस ऑप्शन से आपको करेक्ट आ रहा है। तो हमें B और D दिख रहा है। अब इसमें चेक करो तो आपका यहाँ पर B का A का क्या हो रहा है, A का Q, A का Q, B का क्या हो रहा है R, B का R, C का क्या हो रहा है P, C का P और D का S, मतलब B ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के लिए देखें तो C2H6 ये हमारा इथेन है। हर कार्बन के साथ क्या 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है। सिलिकॉन हाइड्राइड यहाँ पर भी हमारे पास चारों क्या हाइड्रोजन का सिलिकॉन से सिंगल बॉन्ड ऑक्टेट कंप्लीट है। हमारा फॉस्फीन में भी क्या फास्फोरस का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। अब हमें BeCl2 का गैसियस मॉलिक्यूल बोला है, अगर इसे सॉलिड कहता तो हम इसका पॉलीमर बनाकर क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते थे, पर गैसियस स्टेट में है तो बेरिलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर क्या 4 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें NO3 माइनस में फॉर्मल चार्ज पता करना है, किस किस का, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो फॉर्मल चार्ज का पहले तो फॉर्मूला जान ले। क्या होता है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम का निकालना है माइनस आपका बंधित इलेक्ट्रॉन और इसको प्लस करोगे क्या हमारा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, और बंधित इलेक्ट्रॉन जितने भी है उसको डिवाइडेड बाय क्या 2 करके हमें ये निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले। तो नाइट्रोजन का हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम है कितना है 5। ठीक, अब इन्होंने पहले ऑक्सीजन के साथ क्या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया, इधर एक ऑक्सीजन से शेयरिंग कर क्या ऑक्टेट कंप्लीट, और इस ऑक्सीजन ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज बनाकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। थर्ड ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया गया। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर हो गया किसका, नाइट्रेट NO3 माइनस का। अब हम फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर देखें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का, तो देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5। अब इसके बंधित इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट कर पा रहा हूँ तो 2 4 6 8 बटे क्या कर दो 2, कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 - 4 + 1 का क्या हमारे पास फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर है। अब चूंकि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए एवरेज फॉर्मल चार्ज देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर क्या हमको रिजोनेंस दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर रिजोनेंस के कारण ये चार्ज जो है क्या ये तीनों ऑक्सीजन के अंदर बटेगा। ठीक, और हमने इसका क्या तरीका निकाला, जितनी जगह ये चार्ज जाएगा जितने लोगों में बटेगा उसको उतने से डिवाइड करना है।
तो हमारा 1 इकाई का नेगेटिव चार्ज है, 3 ऑक्सीजन में बटेगा, मतलब एवरेज ऑक्सीजन चार्ज क्या बन जाएगा, -1/3। तो अब हमारे पास दोनों का चार्ज आ चुका है, नाइट्रोजन के लिए चार्ज +1 और ऑक्सीजन के लिए तीनों पर अगर एवरेज निकालें तो -1/3, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, हमसे यौगिक और उस यौगिक के केंद्रीय परमाणु के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्या इस बात को पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसे क्या केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, और इसके लिए हम लोगों ने, अगर कोई भी हमारा सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम पर अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर चाहते हैं तो क्या एक फॉर्मूला लिखा था, 1/2 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस हमने पॉजिटिव चार्ज संख्या लिखा था और प्लस हमने नेगेटिव चार्ज संख्या लिखा था। ये हम लोगों ने क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लिखा था। बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से जितना भी हमारा एटम कनेक्टेड है वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर क्या लोन पेयर हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले Br(F5) है, ठीक। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेते हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट 5, कोई चार्ज नहीं है, तो 12 क्या हो जाएगा 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया बेटा 6, और 6 के लिए हमारे पास बॉन्ड पेयर देखो तो क्या यहाँ पर 5 टर्मिनल एटम है, बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर क्या हो गया 1, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें इसी के अंदर, तो HCF2 बेटा, HCF2 में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन जिनॉन का और 2 मोनोवेलेंट है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए वैल्यू कितनी हो गई, 8 + 2 10 / 2। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 5 और बॉन्ड पेयर अगर हम देखते हैं तो 2F2 के हिसाब से 2 और लोन पेयर हो गया बेटा यहाँ पर 3। क्लियर। अब हम लोग HCF4 में बात कर लेते हैं, तो HCF4 में 8 और 4 12, 12 का हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आता है 6, इसमें बॉन्ड पेयर का मान हमारे पास 4 है, तो लोन पेयर कितना होने वाला है इसका 2, ठीक। अब हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है SF4, सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन है 6 और 4 मोनोवेलेंट है, तो हो गया 10, 10 का भागित करा 2 से, कितना आने वाला है बेटा ये 5 हमारा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर आपके 5 में 4 फ्लोरीन के लिए 4, लोन पेयर का मान हो गया 1, ठीक। तो हमें इन चारों ऑप्शन में अब दिखने लगा है कि कौन हमारा यहाँ पर 2 लोन पेयर वाला एग्जाम्पल है, तो HCF4 है, तो HCF4 के सेंट्रल एटम पर क्या हमारे पास 2 लोन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है I3- आयन में इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्म की कुल संख्या पूछी है। तो इसका E3- का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास बेटा क्या यहाँ पर एक आयोडीन सेंट्रल एटम के रूप में, और हमारे पास ये 2 आयोडीन क्या इसका मोनोवेलेंट साइड एटम के रूप में जुड़ेगा। यहाँ पर नेगेटिव के साथ क्या हमारा लोन पेयर रहेगा। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या काउंट करना है बेटा, लोन पेयर काउंट करना है। तो यहाँ पर हर टर्मिनल आयोडीन के पास क्या हमें 3 लोन पेयर दिख रही है, और ये सेंट्रल हमारे पास जो क्या है एटम आयोडीन, इसके पास अगर हम देखें तो इसके पास भी कितना लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज के कारण तीसरा लोन पेयर, तो कुल मिलाकर यहाँ कितना लोन पेयर है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम कहेंगे 9, ठीक। अगर एक आयोडीन की बात की जाए तो 3 और तीनों को मिलाकर दिया जाए तो 9, ठीक। अगला क्वेश्चन है 20% शुद्ध चूना पत्थर जिसका 20 ग्राम को गर्म करने से उत्पन्न CO2 के
द्रव्यमान के साथ सही विकल्प हमें देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या नीट एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए समझें। तो सबसे पहले हमें दिया गया केमिकल रिएक्शन लिखना है। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम हाई टेम्परेचर से गर्म करते हैं तो डिसोसिएशन कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है जहां पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड 1 मोल CO2 क्या हमें देता है। ठीक, अब हम लोग चूंकि ग्राम में बात कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मास होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड का बनता है 56 ग्राम और यहाँ पर हमारे CO2 के लिए बनता है 44 ग्राम। ठीक, तो हम यहाँ पर 1 ग्राम का क्या मान वैल्यू पता कर लें, कितना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से CO2 मिलेगा। ठीक है, 100 ग्राम से अगर 44 ग्राम आता है तो 1 ग्राम से देखने के लिए 44 अपॉन क्या कर दो बेटा 100। ये हमारा यूनिटरी मेथड है, बहुत आसानी से यहाँ से हम पता कर सकते हैं। हमसे पूछा कितने ग्राम के लिए जा रहा है, बोलो 20 ग्राम के लिए। 0 से 0 हमने काटा, यहाँ पर 88 डिवाइडेड बाय बेटा क्या किया 10, तो हमारे पास यहाँ पर और आगे डिवाइड करके हमने वैल्यू पता कर लिया कि हमारे पास अगर 20 ग्राम होता, 1 ग्राम का पहले निकाला था हमने 44 अपॉन 100 और वहीं पर क्या हमने 20 का और मल्टीप्लाई कर पता कर लिया कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारे पास होगा तब हमें वहाँ पर CO2 का जो भार मिलेगा वो कितना मिलेगा 8.8 ग्राम। ये तो हमारा क्या एक जवाब हुआ, पर आगे प्रश्न में कहा गया है कि 20% शुद्ध चूना। हम ये जो देख रहे हैं ये कब होता, जब 100% प्योर था तब के लिए ये मास है। तो 20% के लिए हम कैसे निकाले सर, सिंपल है, 100% में इतना, तो आप 20% के लिए क्या करोगे 8.8 ग्राम को आप 20/100 जितना परसेंट के लिए पूछा है उसका इस तरीके से परसेंट निकाल लो। तो यहाँ 0 से 0 अब हम 8.8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 17.6 ग्राम आएगा। अभी हमारे पास क्या नीचे 10 बचा हुआ है, इसको और डिवाइड कर दो तो फाइनली हमारे पास प्यूरिटी परसेंट आ जाएगा कि 20% जब शुद्ध चूना पत्थर होगा तब कितना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ग्राम होगा, तो वो है 1.76 ग्राम, जो कि हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। क्लियर, तो ये एक मोल कंसेप्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया है निम्न में कौन से परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही विन्यास क्रम नहीं है। तो हम लोगों ने कक्षा में क्या इसके लिए एक सिंपल सा फंडा बनाया है कि हमारा n ग्रेटर देन क्या चाहिए l, अगर सही सेट पहचानना है, और l ग्रेटर इक्वल m देखना है, और जब l और m की तुलना करें तो हमें m के चिन्ह को छुपाकर ये तुलना करना है, चिन्ह को छुपाकर करना है। तो यहाँ पर देखें तो n ग्रेटर देन l है और l ग्रेटर इक्वल हमारा m दिख रहा है, ये हमारा सही है, हमें गलत पूछा गया है। n3 l2 m-3, अब ये एक रॉन्ग पेयर हो गया। यहाँ देखें l2 के लिए हम जानते हैं m-l से क्या +l तक होता है, तो -2 के लिए कभी भी -3m नहीं होगा, और जो हमने तरीका बनाया उससे भी ये हमें रॉन्ग लग रहा है। मतलब हमारा आंसर बी है, बाकी को भी चेक कर लिया जाए। n3 l2 के लिए -2 s-1/2 हो सकता है, n4 l0 m0 s1 s हमारा -1/2 हो सकता है। तो हमारा कौन सा सेट यहाँ पर गलत है, बी वाला। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या यहाँ पर निम्न कथनों में से गलत कथन क्या है उसे चुनना है। तो आइए एक एक स्टेटमेंट को
रीड करके सही का और गलत का चयन करें। तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा ई ऊर्जा में अनिश्चितता इनटू टाइम की अनिश्चितता ग्रेटर इक्वल h/4 पाई। बिल्कुल, हमने 3 रिलेशन फॉर्मूले लिखे हैं। हम सब जानते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के लिए हमने एक लिखा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल h/4 पाई। एक लिखा था हमने डेल्टा एक्स इंटू यहाँ पर m डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल h/4 पाई, और एक हमने लिखा था डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल h/4 पाई। ये तीनों क्या हमारे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के लिए दिए गए समीकरण हैं। तो पहला सही हो गया। अगला देखें, अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों का उच्च स्थायित्व विनिमय ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट है। उच्च सममिति अधिक संतुलित व्यवस्था के कारण है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा अर्धपूरित पूर्णपूरित स्टेबल क्या सममिति और विनिमय ऊर्जा की वजह से है। हाइड्रोजन परमाणु के 2s कक्षक की ऊर्जा और 2p कक्षक, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन परमाणु जिसमें क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए ऊर्जा हम केवल और केवल क्या n के आधार पर देखेंगे। यहाँ ऊर्जा के लिए केवल क्या देखा जाता है, n। यहाँ पर उपकोष का उपयोग L मान का ऊर्जा के लिए नहीं किया जाता। इसका अर्थ है कि हमारे पास 2s और 2p का ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके लिए वैल्यू इक्वल होता है, और यहाँ पर हमें 2s कक्षक की ऊर्जा 2p कक्षक की ऊर्जा से कम कही जा रही है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला क्या है बेटा, ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालने का एक इक्वेशन है जहाँ m कण का द्रव्यमान और v कण का वेग है, बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या गलत के लिए सी होगा। देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, तो अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया के लिए आकार का सही क्रम। आकार मतलब यहाँ पर हमें रेडियस पूछी जा रही है, और रेडियस के लिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा क्या रेडियस उतनी ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या इन्वर्स रिलेशन हमें बताया गया है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और एक ही परमाणु के डिफरेंट आयन के लिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा क्या ये सभी कैल्शियम प्लस टू, पोटेशियम प्लस, आर्गन, क्लोराइड माइनस और सल्फाइड, यहाँ सल्फर माइनस, सबके अंदर क्या 18 इलेक्ट्रॉन है। उस हिसाब से सबसे बड़ा साइज सल्फर का, फिर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तक घटता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारे लिए यहाँ पर ए होगा। ठीक बेटा, अगला देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्न में से कौन सा क्रम गलत है। ठीक है, तो हमारे वर्ग 15, 16 और 17 के हाइड्राइड के लिए अम्लीयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। कारण है हमारा एटम साइज बड़ा हो रहा है अधातु का, जो कि बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो वहाँ से अम्लीय हाइड्रोजन H+ क्या इजीली अवेलेबल होगा। तो पहला हमारा ऑर्डर सही है। सेकंड पर बात करें तो लिथियम का जो IP है फर्स्ट, वो बेरिलियम से क्या कम है, ये सही है। बट बेरिलियम का जो IP है क्या वो बोरान जो हमारा 2p1 है क्या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 2s2 का IP वैल्यू 2p1 से हमने ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर ये वाला क्रम हमारा गलत है। आगे देखें तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से जब हम किधर जल रहे हैं, हमारे इस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड पर, तो वहाँ पर क्षारीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? क्षारीयता। और क्षारीयता फर्स्ट ग्रुप के लिए जब हम अप टू डाउन चलेंगे तो भी बढ़ेगी। तो उस हिसाब से ये वाला ऑर्डर एकदम करेक्ट है। आयनिक रेडियस की बात करें
तो आयन के लिए भी वर्ग में जब हम अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो क्या हमारे साइज के साथ रेडियस बढ़ती है। तो ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो गलत ऑप्शन है वह बी है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक टेबल दी गई है जिसमें कुछ ऑक्साइड का हमें नेचर मैच करना है। तो आइए देखें, हमारे पास यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, जैसा कि हम जानते हैं हमारे इस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड क्या जनरली बेसिक होते हैं, और हम जैसे जैसे कहाँ जाते हैं डी से पी की ओर, तो हमारे डी ब्लॉक के कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी नेचर के होते हैं, और हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक या हमारा उभयधर्मी उदासीन नेचर का होता है। तो देखें यहाँ पर, तो हमारा फर्स्ट का क्या बेसिक नेचर हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड हम सब ने पढ़ रखा है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक है। N2O क्या न्यूट्रल हमारा ऑक्साइड है, और Cl2O7 क्या हमारा एसिडिक क्या ऑक्साइड है। अब इस मैच को आप चेक कर लीजिए। तो फर्स्ट का हमारा क्या जा रहा है, बी, मतलब ए और डी ही सही है। आगे देखें तो सेकंड का हमारा क्या हो रहा है, सेकंड का डी, उस हिसाब से हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट सेट बन रहा है, देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही आबंध कोटि को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या फॉर्मूला हम सब जानते हैं, एन बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन संख्या, माइनस एन ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाई 2। इससे हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, और हमने इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाया था। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया था सर, हम लोग सीधा क्या O2 2 प्लस, O2 माइनस और O2 प्लस, इन तीन स्पीसीज में, और क्या दिया है जरा देखो, O2 2 प्लस भी दिया है। इन सारी स्पीसीज में क्यों ना हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके हमारी ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले। O2 2 प्लस 16 से 2 इलेक्ट्रॉन गए, क्या 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस के लिए क्या हमारा 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर O2 माइनस है 17 इलेक्ट्रॉन के लिए, और O2 प्लस है यहाँ पर बेटा 15 इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पर O2 2 प्लस मतलब वही वापस एक बार रिपीट हो गया है। और देख लें, O2 माइनस हो चुका है, O2 प्लस हो चुका है, O2 2 प्लस हो चुका है, तीनों हो चुके हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे थे ट्रिक में कि हमारा 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हमें 3 मिलता है। हम इससे पर इलेक्ट्रॉन आगे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से क्या डिक्रीज करते जाते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन के कम होने पर भी पर इलेक्ट्रॉन क्या 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा। उस हिसाब से हमारे पास इस 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3.0 मिलेगा। 17 वाले के लिए आप देख लो, 15 के लिए क्या हमारा 2.5, ठीक बेटा, 16 के लिए क्या 2.0 हो जाएगा सर, तो 17 के लिए 1.5 होना चाहिए। तो जब हम निकालेंगे तो 17 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज का 1.5, और 15 वाले के लिए बेटा हमारा क्या आ जाएगा 2.5। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चल चुका है कि सबसे ज़्यादा क्या O2 2 प्लस में आएगा, ठीक है सर, फिर O2 माइनस में, देन O2 प्लस में। उस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन एकदम सही ऑर्डर में जमा हुआ है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वह है, अंतः अणुक हाइड्रोजन आबंध किस में उपस्थित है। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध क्या हमारा अर्थो स्थिति पर बेंजीन रिंग के साथ क्या फोन और उसके सामने फोन एटम से बनता है। ठीक, ये मेटा एंड पेरा पोजीशन से नहीं बनेगा। हमारा पेरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
हमें पूछा गया है यहाँ अंतः। तो देखें तो हमारा अर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या हमारा एज बॉन्डिंग है, और यहाँ पर जो एज बॉन्डिंग है क्या वो सेल्फ सिंगल मॉलिक्यूल की है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन है। अब ये पेरा नाइट्रोफिनॉल है, तो पेरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर हम लोग जानते हैं कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर नहीं होगा, मेटा है। मेटा पर जनरली हम क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं लेते हैं, और HF के अंदर भी क्या HF जो है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए ए आंसर क्या करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या इस बात का हमसे आंसर यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर से हमारे पास एक बार क्या बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्पीसीज दी गई है O2+, मतलब बेटा हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के लिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम 2.5 बुलाएंगे। अब O2 जहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर 2.0 बोलने वाले हैं। O2- 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 बोलेंगे, और O2 के लिए हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0। ठीक है, मतलब पहला हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, सभी के बॉन्ड ऑर्डर क्या इसी पैटर्न पर हैं। C2 अणु 2 पाई आणविक, बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से हमारा जो C2 है क्या जो बॉन्ड ऑर्डर 2 बनाए हैं दोनों ही यहाँ पर जो C2 के लिए हमारे पास बॉन्ड बनेंगे वो दोनों ही क्या पाई पाई टाइप के होंगे, क्योंकि अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमारा जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है क्या वो पाई ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हम अगला देखें। H2+ आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो बहुत आसान है हम सब के लिए कहना कि H2+ में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक चला जाएगा एक ही रहेगा। हमारे पास O2+ आयन प्रतिचुंबकी है, तो O2+ आयन हमारा क्या है भाई, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन के साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हमारी स्पीसीज क्या होना चाहिए, अनुचुंबकी होना चाहिए, जिसको हमें यहाँ पर क्या प्रतिचुंबकी कहा जा रहा है। तो ये वाला हमारा जो डी स्टेटमेंट है वो इन चारों में रॉन्ग है, मतलब यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कुछ आयन दिए गए हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो देखें हम लोग यहाँ पर फॉस्फेट आयन है, तो फॉस्फेट आयन में हमें फास्फोरस का देखना है। तो बेटा यहाँ पर इसे X मान लेता हूँ, ऑक्सीजन को -2 × 4 और इक्वल में -3, तो यहाँ पर -3 + 8, तो X का वैल्यू आ गया मेरे पास +5, है ना। चलिए आंसर मेरा देखूँ तो अभी B और D क्या करेक्ट दिख रहा है। अभी हम कुछ और आयन के लिए भी यही काम करके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। सल्फेट में एस के लिए निकालना है, तो X यहाँ पर -2 × 4 -2 और X = -2 + 8, क्या यहाँ पर X का वैल्यू +6 आ गया। ठीक, तो हमारे पास अब डी ऑप्शन करेक्ट है, पर लास्ट का भी हम चेक कर लेते हैं। Cr2O7 -2, यहाँ पर Cr का 2x और यहाँ पर हमारे पास -2 × 7 = क्या -2 हो जाएगा। 2x बराबर -2 + 14, 2x बराबर +12, x बराबर +12 / 2 +6। तो हमारे पास तीनों जो सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है, +5 +6 देन +6, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडॉक्स का एक बैलेंसिंग रिएक्शन है जिसको एसिडिक मीडियम में हमें बैलेंस करना है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं ए Cr2O7 बेटा -2, और यहाँ पर मैंने लिखा BSO3 2-, और यहाँ पर हमने लिखा CH+, एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, और यहाँ पर हमने लिखा 2A Cr+3, और हमने लिखा BSO4 -2 एक्वस है, और C/2 हमारा क्या बेटा H2O है ना। पहली स्टेप क्या है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है जिसमें चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर Cr का +6 आ रहा है, यहाँ पर SO3 के लिए सल्फ़र में SO3 -2 में सल्फ़र का +4, और यहाँ हमारा क्रोमियम चमकता हुआ +3, यहाँ सल्फेट में +6 सल्फ़र का। चेंज देखो, चेंज यहाँ पर कितने का बेटा, तो हम कहेंगे 3 का चेंज। कितने लोगों से आ रहा है, 2 लोगों से, तो टोटल चेंज 6 का। यहाँ पर देखेंगे चेंज कितने का सर, 2 का। 2 का चेंज कितने व्यक्ति के लिए, 1 का। 2 का चेंज। अब हम यहीं पर चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए सरल कर लें, ये 3, यहाँ 2 का, 2 से 1, मतलब 3 वाले का टर्म 1 में और 1 वाले का 3 में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखेंगे हम लोग यहाँ पर Cr2O7 -2 में तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 हो जाएगा हमारा SO3 -2, और यहाँ पर अभी H+ हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम वहाँ पर ऑक्सीजन काउंट ना कर ले। वाटर हमें कितने लग रहे हैं वो, यहाँ पर हमारा 2 रहेगा, क्या रहेगा, Cr+3 रहेगा, और यहाँ पर हमारा 2SO4 क्या -2, और यहाँ पर क्या वाटर रहेगा। अब हम चाहें तो ऑक्सीजन भी काउंट कर लें, तो ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा, है ना बेटा, 3 का, क्योंकि हमने 3 का करा है ना। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 7 और यहाँ पर 9, टोटल इधर ऑक्सीजन संख्या कितनी हो रही है, 9 और 7 16 ऑक्सीजन हमारे इस एंड पर है। और इधर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो कितना है बेटा, तो हम कहेंगे सर इधर 3 × 4 12 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाना है, और 4 लगाना है तो यहाँ मुझे कितना लेना है, 8। ठीक, अब मुझे यहाँ पर A, B, C के मान चाहिए। तो देखो A मेरा क्या 1 हो गया, B मेरा यहाँ पर देखो 3 हो गया, और C मेरा देखो 8 हो गया। तो मेरा इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा, C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड के लिए सही चित्र। तो ये हमारा एक स्पेशल टाइप का केस है जिसमें हम Br3O8 का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास यहाँ पर टर्मिनल Br के साथ 3 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, और हमारे सेंट्रल ब्रोमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन, इस तरीके का क्या हमारा इसका स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। तो हम इसका करेक्ट जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो बी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, इथेनॉल में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी कंपाउंड में हमें जिस भी एलिमेंट का परसेंट पूछा गया है उसका हम पहले तो वहाँ पर मास और संख्या पता कर लें। तो एक कार्बन का मास कितना होता, बोलो 12, और यहाँ पर कितने कार्बन है 2, टोटल कंपाउंड का मास पता कर लो। तो इथेनॉल का होता है 46, है ना, और परसेंट चाहिए तो कितने का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का। तो सर यहाँ पर 24 हो गया, 46 हो गया, इनटू क्या हो गया 100, ये हमारा कार्बन का परसेंट देगा। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 52.14% हमें मिलेगा। तो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंट चाहिए तो उस एटम का मास इंटू नंबर अपॉन कंपाउंड मास इंटू 100। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह हमारे पास क्या है देखें
तो किसी यौगिक में कार्बन 40, हाइड्रोजन 6.67 और ऑक्सीजन 53.3% है, तो मूलानुपाती सूत्र। सिंपल तरीका है, सबसे पहले हमें तत्व क्या दिया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक, हम लिखेंगे फिर भार परसेंट। भार परसेंट कितना है, तो 40 है, हमारे पास 6.67 है, हमारे पास 53.33% है। फिर हम इनका जो भी मास होता है एटम का, क्या वो लेकर इसको डिवाइड करते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो मैं अगला क्या करूँगा भाई, भार परसेंट करूँगा डिवाइडेड बाय भार से जो छोटा अंक देगा उसको सबसे डिवाइड करूँगा। तो 40 को मैंने 12 से काटा 3.33 बार में, 6.67 को 1 से क्या आ जाएगा 6.66, और 53.33 को मैंने भाग दिया 16 से, तो ये आ गया मेरे पास 3.33। जो छोटी संख्या है उसे सबसे भाग दे दो, और अगर ऐसा कर पूर्णांक आ गया तो वही क्या हमारा मूलानुपाती सूत्र अंक हो जाएगा, अन्यथा उसे हम एक सिंपल नंबर से क्या डिवाइड करके पहले पूर्णांक बनाएंगे, देन उसका फिर अंक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए यूज़ किया जाएगा। तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब हमारा एक सिंपल रेशो निकल कर आया है, इसलिए डायरेक्ट ही मैंने उसे सरल अनुपात में लिखा है। तो हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर यहाँ पर जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया मूलानुपाती सूत्र जो हमें यहाँ से आएगा वो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। मतलब इसका हमारे पास करेक्ट जो आंसर है क्या हो जाएगा बेटा, वो ए। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि जब 3 मोल प्रोपेन को पूरी तरीके से जलाते हैं तो बनने वाले CO2 का मोल, तो इसका जो दहन का हमारा कंप्लीट रिएक्शन बनेगा, तो यहाँ पर प्रोपेन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, और हम सब जानते हैं कि पूर्ण दहन पर 2 प्रोडक्ट बनते हैं। जितना हमारे पास हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन है, उस संख्या से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और हमारे पास जितना हाइड्रोजन है उसका आधा क्या वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम देख पा रहे हैं इस रिएक्शन में अगर 1 मोल प्रोपेन होता है तो 3 मोल CO2 बनेगा, पर हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या 3 मोल प्रोपेन बोला गया है। 3 मोल प्रोपेन के हिसाब से अगर हम इसको बैलेंस कराएं 1 से, हमारे पास कितना मोल CO2, 3, तो 3 से हमारे पास 3 × 3 क्या 9 मोल हमारा CO2 यहाँ पर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वह है CO2 के मोलों की संख्या का मान 9। ठीक, हम चाहें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल को भी बैलेंस कर सकते हैं। 3 × 2 6, 4 10, मतलब 5 O2। 1 मोल प्रोपेन के लिए 5 मोल O2, और अगर 3 मोल प्रोपेन है तो 15 मोल O2। बट अभी CO2 के मोल पूछे हैं, तो यहाँ पर कितना मोल हो गया CO2 के लिए, 9 मोल। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर मोलरता दी गई है, हमारे पास क्या दिया है और घनत्व दिया है, और हमसे विलयन की मोललता को पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगाते हैं, मोललता इक्वल टू 1000 अपॉन मोलेरिटी अपॉन में 1000 इंटू विलयन की डेंसिटी माइनस मोलरता मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विलय के। ये हमारा रिलेशन फार्मूला है जिससे हम मोलरता से मोललता पता कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करा 3 से, यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई किया 1.25 से, और यहाँ पर माइनस किया 3 इंटू NaCl का हमारे पास कितना होता है 58.5। तो मोललता के लिए हमने ऊपर कितना 3000 बना लिया, नीचे कितना बेटा 1250 कर लिया, और माइनस यहाँ पर हम देखें
तो ये हमारा 58 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 165 दशमलव क्या हमारा 5 समथिंग कुछ होने वाला है। ठीक, अब हम इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 2.79 क्या m। ये हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि हमारे ए ऑप्शन से मेच खाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, आइए देखें। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है जिसमें सही गलत स्टेटमेंट को देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, परमाणु के थॉमसन मॉडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है बेटा, परमाणु धनावेश का एक गोला है, बिल्कुल। थॉमसन द्वारा क्या कहा गया था, परमाणु एक धनावेश का गोला है जिसके मध्य में कहीं कहीं ऋणावेश धसा हुआ है, रखा हुआ है। जैसे तरबूज का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो भाग होते हैं, लाल जो कि धनावेश और काला बीज जो कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश के गोले में समाहित है, ये स्टेटमेंट गलत होने वाला है। ठीक, परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित है। परमाणु का द्रव्यमान मतलब धनावेश सभी जगह समान रूप से वितरित है, बिल्कुल सही है। तो हमसे क्या सही कथनों पर बात पूछी गई है, तो केवल हमारा एक और 3 क्या है, सही है। ठीक, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है इलेक्ट्रॉन विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है। बिल्कुल, कैथोड किरणों को क्या हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डिफ्लेक्ट करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक सही एक गलत, मतलब ए सही है और आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच द कॉलम है जिसे हम देखते हैं। सही जोड़ी का सही मिलाव करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम सब जानते हैं। मेटल की सरफेस से हम एक स्पेसिफिक लाइट जिसका हमारे पास क्या कोई एनर्जी फ्रिक्वेंसी होता है जिसको गिराकर क्या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को अलग करते हैं, और इस तरीके से प्राप्त इलेक्ट्रॉन हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन का करंट फोटो करंट, ये सब प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा है। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उत्सर्जन के लिए हमको क्या एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट जरूरी है, तभी क्या हो पाएगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट का डी देख रहे हैं। आगे देखें तो प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या उतनी ज़्यादा है। एक फोटोन की ऊर्जा के लिए E = h होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा मैच द कॉलम का सही मैच है। ठीक, तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति होना चाहिए। प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हमारे उस मेटल की सरफेस से इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, समानुपाती होता है। और हमारा इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है वो उस लाइट की आवृत्ति पर डिपेंड करता है, उसके समानुपाती होता है। तो उसके हिसाब से ये हमारा मैच द कॉलम हमने मैच करा। तो पहले का डी, दूसरे का हमारा क्या हो रहा है भाई, दूसरे का सी, और तीसरे का हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है बी, और चौथे का ए। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखें। यदि किसी धातु की दहली आवृत्ति मतलब वह मिनिमम आवृत्ति जो हमें उस इलेक्ट्रॉन को क्या सतह से अलग करने के लिए लाइट के साथ चाहिए, वो कितनी है, 6.02 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस धातु का कार्यफलन W0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगा जबकि प्लांक स्थिरांक दिया गया है। तो हमारे पास कार्यफलन फाई या W0 क्या होता है बेटा, तो यहाँ पर अगर फाई या W0 की बात किया जाए तो ये हमारा h0 होता है। h का वैल्यू हमारे पास दिया गया है कितना, 6.62, इसको मैं 63 कर देता हूँ, × 10⁻⁴
-34, न्यू का मान है 6.0 इंटू 10⁻14। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो हमारे पास कैलकुलेट कर क्या वैल्यू आएगा, तो देखें तो 6 इंटू 6 6.3 जब हम करेंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्स हमारा जो मान आने वाला है 38 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस हमारा 20। और अब हम इसको आगे सॉल्व करा लेंगे, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल से और डिवाइड कर दूंगा। अब आप इसको सिंपल करके जब सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। हमको कार्यफलन के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, एच न्यू नॉट, एच भी दिया है, न्यू नॉट दहली आवृत्ति का मान दिया है, हमने निकाला था इसे किसमें, जूल सेकेंड में, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आंसर आया हमारा ए। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वह है कथन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन यह केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का एक पूर्ण गुणांक है। बिल्कुल सही बात है। कारण यह इसलिए है क्योंकि कोणीय संवेग क्वांटित प्रमाणित है। बिल्कुल हमारा क्या ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्रण लगाएगा जहां उसकी ऊर्जा निश्चित है, स्थिर है, और वो कहाँ है, वही कक्षा में जिसके लिए इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि वहाँ उसकी ऊर्जा क्वांटित है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए आर दोनों सत्य है, और आर जो है हमारा क्या ए के लिए स्पष्टीकरण भी है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वह है एक हमें मैच द कॉलम मिला है जिसमें क्वांटम संख्या के गुणों को सही मैच करके देना है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या द्विगंशी चुंबकीय चक्रण, तो हम लोग जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कोश का आकार और उसकी ऊर्जा, कोश का आकार और ऊर्जा। द्विगंशी क्वांटम संख्या का यहाँ पर कार्य क्या है बेटा, हमारे पास जो भी कक्षक है उसकी आकृति और उसके आकार की जानकारी का, चुंबकीय क्वांटम संख्या का कक्षकों के अभिविन्यास के लिए, और चक्रण क्वांटम संख्या का इलेक्ट्रॉन की स्पिन की जानकारी के लिए क्या हम उपयोग करते हैं। ठीक, तो हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या एक कक्षक की आकार ऊर्जा को परिभाषित करता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या हमारे पास जो है एक कक्षक की आकृति को, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास को और चक्रण के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। ठीक, तो अब इस मैच द कॉलम को आप चेक कर लो कहाँ पर मिल रहा है, ए का सेकेंड, ठीक, बी का फर्स्ट, और सी का फोर्थ, और डी का थर्ड, मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो लास्ट अंतिम जो क्वेश्चन है हमारे पास देखें तो क्या दिया गया है बेटा, निम्न में से कौन सा अध्रुवीय है। ठीक, अध्रुवीय मतलब जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो, ज़ीरो। तो क्लोरोफॉर्म का म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब एक ध्रुवीय मॉलिक्यूल है। HCl हमारा क्या एक द्विध्रुवीय अणु है जिसका डायपोल क्या जीरो होता है। वाटर के अंदर भी क्या हमारा डायपोल मोमेंट है, तो म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। CCl4 हमारा क्या म्यू इक्वल टू ज़ीरो, अर्थात क्या एक अध्रुवीय मॉलिक्यूल है। ठीक, हमने क्या इसका भी कोई शॉर्टकट बनाया है, अगर कोई मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम पर लोन पेयर जीरो और सारे टर्मिनल एटम सेम टाइप के हो तो हमें म्यू इक्वल टू ज़ीरो नॉन पोलर देखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हमारा डी होगा। इस तरीके से हमने पहले जो फर्स्ट पार्ट टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। आप इसी तरह से आगे आने वाले सभी टेस्ट के लाइव सॉल्यूशन को देखते रहें, बने रहें। धन्यवाद।